दुनिया में आए दिन कुछ लोग क्रेजी हरकतें करते रहते हैं अपने पॉइंट प्रूव करने के लिए। इसी तरीके से जेनिफर स्ट्रेन ने भी एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था ये समझ के कि वो बहुत ज़्यादा पानी पी सकती है, और वहाँ पे कॉन्टेस्ट भी यही था कि ज़्यादा पानी पीना है और जीतने वाले को मिल जाएगा निंटेंडो का वाई कंसोल। और वो जीतने के लिए इन्होंने खूब सारा पानी पिया। करीबन 3 घंटे में इन्होंने 8 लीटर पानी पी लिया और कॉन्टेस्ट ख़त्म होने के बाद ये जीती तो नहीं, लेकिन 1 घंटे बाद इनकी बाथरूम में मौत हो गई थी बिकॉज ऑफ वाटर इंटॉक्सिकेशन। इनके शरीर का इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो चुका था और इसी के साथ साथ सोडियम लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका था, क्योंकि इन्होंने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पानी पी लिया था। और इसी तरह के क्रेजी हरकतें हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। डॉक्टर फोर्समैन करीब 1929 के वक्त में मेडिकल साइंस को इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी और दिल की बीमारियां उस वक्त में बहुत ही बड़ी समस्या हुआ करती थी। हालांकि वहाँ पे ट्रीटमेंट मौजूद थे उस वक्त में भी, लेकिन वो इतने ज़्यादा आसान नहीं थे और उसमें खतरा बहुत ज़्यादा हुआ करता था। नॉर्मल दवाइयाँ दी जाती थी तो उनके इफेक्ट इतनी जल्दी होते नहीं थे, और होते भी थे तो वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती थी। खासकर इमरजेंसी सिचुएशन में जहाँ पर पेशेंट को इमीडिएटली ही ट्रीटमेंट देना है तो वहाँ पर एक इंजेक्शन का यूज़ किया जाता था जिसको कहा जाता था इंटरकार्डियक इंजेक्शन। अब इसको सीधा दिल पर ठोक दिया जाता था। लगाने के बाद में इससे रिलीफ तो मिलता था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा खतरा हुआ करता था क्योंकि कॉर्नियर वेसल दिल के बाहर की वॉल पर ही होती है, और जब इंजेक्शन सीधा लगाया जा रहा है तो ये मालूम नहीं होता था कि इंजेक्शन किस पॉइंट पर लगेगा दिल के, और कई बार कॉर्नियर वेसल डैमेज हो जाती थी जिसकी वजह से उसमें से ब्लड का रिसाव होना चालू हो जाता था, और ब्लड का रिसाव होने से दिल के आसपास के एरिया पे ब्लड भर जाता था जिसकी वजह से दिल पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता था, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा दिक्कतें होने लग जाती थी। तो 1929 के वक्त में इंट्राकार्डियक इंजेक्शन ही एकमात्र एक ऐसा इलाज था जिससे पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ तो मिल जाता था, लेकिन कई बार सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी क्योंकि ये प्रोसीजर बहुत ही डेंजरस हुआ करता था। लेकिन 1929 के वक्त में ही जब डॉक्टर फोर्समैन ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी तो उन्होंने एक बात कही थी कि जिस तरीके से खून हमारे शरीर में नसों के ज़रिए पूरे ब्लड को फ्लो करता है हमारे शरीर में, उसी तरीके से हम इन नसों के ज़रिए दिल तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन किसी ने भी उनकी बात को नहीं माना और कहा यह बहुत ही खतरनाक प्रोसीजर होगा, इंट्राकार्डियक इंजेक्शन से भी ज़्यादा खतरनाक, और कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं था और उनको परमिशन नहीं दी किसी ने ये प्रोसीजर करने की। उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि चलो मैं तुम्हारे ऊपर कर लेता हूँ, लेकिन दोस्त ने कहा नहीं, मेरे ऊपर नहीं, और कर भी रहे हो तो दिल तक नहीं, थोड़ा बहुत ठीक है, हाथ तक, यहाँ तक ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो इसके बाद में डॉक्टर फोर्समैन ने खुद ही अपने ऊपर ये ट्रीटमेंट करने का सोचा और उन्होंने अपनी कलाई में लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद में उन्होंने कैथेटर ट्यूब, जो बहुत ही पतली ट्यूब होती है, उसको अपनी नसों में डालना शुरू किया, और इसके बाद में एल्बो के रास्ते डालते हुए बाइसेप्स से शोल्डर से सीधा दिल तक पहुंचा दिया। जब उन्हें लगा कि दिल तक ये ट्यूब पहुंच चुकी है, कैथेटर ट्यूब, और इसके बाद में वो सीधा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में गए और जहाँ पे उन्होंने अपने एक्सरा करने को कहा, और एक्सरा करने के बाद में ये पता लगा कि वो ट्यूब अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँची है, जिसके बाद में उन्होंने ट्यूब को वहीं पर थोड़ा और अंदर किया, जिसके बाद में एक्सरे में मालूम चला कि ये दिल तक पहुँच चुकी है और इस ट्यूब के ज़रिए इंजेक्ट किया जा सकती है वो मेडिसिन जिससे भी पेशेंट को रिलीफ मिल सकता है। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रोसीजर रिस्की नहीं था, ये प्रोसीजर रिस्की ज़रूर था क्योंकि पहली बार किया जा रहा था और डॉक्टर फोर्समैन ने ये रिस्क उठाया। उनकी नस में छेद भी हो सकता था, ब्लॉक भी हो सकती थी, या फिर दिल में कुछ और भी दिक्कत आ सकती थी ये ट्यूब वहाँ तक ले जाने पर। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और डॉक्टर फोर्समैन ने ये एक्सरे प्रूफ के लिए रख लिया, और इसके बाद में जब दूसरे डॉक्टर्स को दिखाया तो किसी ने उनको हीरो तो नहीं बनाया, ना ही उनके इस एक्सपेरिमेंट को सराहा, लेकिन नोटिस में ज़रूर रख लिया था। लेकिन जब ये डॉक्टरों को मालूम चला कि डॉक्टर फोर्समैन ने ये दूसरे पेशेंट्स के ऊपर सीक्रेटली करना ट्राई कर दिया है जिससे पेशेंट इम्प्रूव भी हो रहे हैं, ये जानते हुए भी उनको फायर कर दिया गया, और करीबन 27 साल लग गए उनके इस एक्सपेरिमेंट को सराहने के लिए। करीब 1956 के वक्त में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनकी इस नई खोज के लिए, जिसके बाद में आज इसी प्रोसीजर के जरिए लाखों लोगों की जान बचाई जाती है। तो ये रिस्क उठाया था डॉक्टर फोर्समैन ने अपनी
जान को दांव पर लगाकर अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, और उन्होंने प्रूव करके दिखाया भी। डॉक्टर बैरी जेम्स मार्शल 1982 के वक्त में ये माना जाता था कि पेप्टिक अल्सर स्ट्रेस की वजह से होता है, स्पाइसी फूड खाने की वजह से होता है, या फिर पेट में बन रहे ज़्यादा एसिड की वजह से ये हो जाता है। लेकिन डॉक्टर बैरी जेम्स मार्शल का यह मानना था कि ये होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। लेकिन दूसरे डॉक्टर्स का यह मानना था कि पेट में बैक्टीरिया हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेट में इतना ज़्यादा एसिड होता है कि बैक्टीरिया वहाँ पे जिंदा रह ही नहीं सकता। तो इसको प्रूव करने के लिए डॉक्टर बैरी जेम्स मार्शल ने ये पिगलेट पर एक्सपेरिमेंट किया और उनको इन्फेक्टेड करने की कोशिश करी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया से, लेकिन वो इन्फेक्टेड नहीं हुए, जिसके बाद में उनको ये परमिशन नहीं मिली कि वो ये किसी इंसान पर ये एक्सपेरिमेंट कर सके। जिसके बाद में उन्होंने क्या किया, किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के पेट में से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया निकाला, उसके बाद में पानी में मिक्स किया और वो खुद ही पी गए। इसके बाद में वो बीमार हुए और वो एंटीबायोटिक खा के ठीक भी हो गए। तो उनका ये मानना था कि ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से ठीक भी हो सकता है, लेकिन पहले डॉक्टर्स का मानना ये नहीं था। उनकी बातों को सब डिसअप्रूव ही करते थे, लेकिन जब वो बीमार होने के बाद में एंटीबायोटिक खा के ठीक हुए तो सभी ने उनकी प्रशंसा की और उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी जान को रिस्क में डालते हुए अपने पॉइंट को प्रूव किया, क्योंकि इससे कैंसर भी हो सकता था, क्योंकि कईयों को हुआ है तो इसका भी रिस्क था इनके लिए। बैंडो मिशिगोरो ये जापान के काबुकी एक्टर थे, जिनको 1973 में लिविंग नेशनल ट्रेजर का अवार्ड भी दिया गया था। ये 1975 में अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में गए फूगू फिश खाने के लिए। मैं आपको बता दूं, फूगू फिश बहुत ही डेंजरस फिश होती है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जहर होता है और ख़ास करके इसके लीवर में सबसे ज़्यादा जहर होता है। इसको पकाने का जो शेफ़ होता है वो भी 2 साल की ट्रेनिंग करके आता है, जिसके बाद में उसको लाइसेंस मिलता है इस फिश को पकाने का और सही तरीके से पकाने का, जिसके बाद में इसका जहर ख़त्म हो जाए। लेकिन बैंडो मिशिगोरो ने इसके लीवर को खाने की डिमांड रखी, जो कि सबसे ज़्यादा पॉइजनस होता है और उसका पॉइजन निकाला नहीं जा सकता, तो इसके लीवर को हटाना ही पड़ता है शेफ़ को इस मछली को सही ढंग से पकाने के लिए। लेकिन बैंडो मिशिगोरो ने मांगा लीवर, क्योंकि वो मानते थे कि उनका इम्यून सिस्टम पॉइजन को डिफीट कर जाता है और उनके ऊपर पॉइजन का असर नहीं होता। तो उन्होंने एक साथ ही 4 लीवर खाने की डिमांड रखी और उसके बाद में जब उनको 4 लीवर को दिए गए, उन्होंने वो लीवर खा लिए और ठीक 7 घंटे बाद उनकी मौत हो गई। तो उन्होंने ये पॉइंट प्रूफ करना चाहा था कि मेरे को तो पॉइजन का असर होता नहीं, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने इतने ज़्यादा लीवर खा लिए कि पॉइजन का असर उनके ऊपर हुआ और उनकी मौत हो गई। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करो तो बेल का आइकन ज़रूर दबाना, वरना आपको तभी मिलेगा मैंने वीडियो डाली भी है।